हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनएस यूपी बोर्ड क्लास 12। तो मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ चैप्टर 1 से 6 तक के 2 नंबर वाले जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। आपको इन्हें ही अच्छे से तैयार करना और इन्हें ही पढ़कर आप अच्छे नंबर ला सकते हैं और इनसे बाहर कुछ नहीं मिलेगा। तो चलते चैप्टर 1 की तरफ। तो चैप्टर 1 में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है द्विनिषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं। जब मादा और नर युग्मक आपस में मिलकर क्या करते हैं, जाइगोट का निर्माण करते हैं। तो क्या होता है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन या निर्माण होता। तो जब 2 बार फ्यूजन हो जाता मेल और फीमेल गैमीट का, तो उसे क्या बोलते हैं हम, द्विनिषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन। तो एक वैज्ञानिक थे नवासीन, इन्होंने 1898 या 1898 में एक पौधा था फ्रिटिलेरिया और लिलियम पर डबल फर्टिलाइजेशन की खोज की थी और उन्होंने बताया था कि जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं तो जाइगोट का निर्माण होता और 2 बार फ्यूजन हो जाता, तो उसे क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन या द्विनिषेचन। तो जब पौधे में की थी, इसमें एक नर युग्मक होता और एक क्या होता, मादा युग्मक, और ये आपस में मिलकर क्या बना लेते हैं, युग्मनज। जब इन दोनों का संलयन हो जाता तो क्या बन जाता, युग्मनज। और जबकि दूसरा नर युग्मक जो होता, ध्रुवीय केंद्रक होते हैं इसमें, तो उसमें जाकर क्या कर लेता, भ्रूण पोष के लिए प्राथमिक भ्रूण पोष का मतलब केंद्रक बना लेता। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन या द्विनिषेचन। और एक जो होता, एक युग्मनज बनाने के लिए दूसरा भ्रूण पोष का काम करता और एक क्या काम करता, एक युग्मनज बनाता और दूसरा भ्रूण पोष का काम करता। इसलिए इसे क्या बोलते हैं हम, डबल फर्टिलाइजेशन या दोहरा निषेचन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको 2 नंबर में मिलेगा। फिर इसके बाद में पढ़ने वाले हम परागकोश की अनुप्रस्थ। परागकोश जो होता है उसकी अनुप्रस्थ काट का सचित्र वर्णन करना, मतलब इसका डायग्राम भी बनाना आपको और इसके बारे में कुछ पॉइंट भी लिखने होते हैं। जब हम एक मेल या नर युग्मक, मेल भाग जो होता है, मैंने आपको फूल पढ़ाया था, उसमें क्या पढ़ाया था मैंने आपको, 2 भाग पढ़ाए, 4 भाग पढ़ाए थे। 2 क्या पढ़ाए थे मैंने, सहायक जनन अंग। तो एक क्या पढ़ाया था मैंने, नर भाग। तो नर भाग को हम क्या बोलते हैं, नर भाग होता है ये एक जिस डंडी से लगा हुआ होता, इसे क्या बोलते हैं हम, फिलामेंट या पुतंतु के नाम से जानते हैं। इसे क्या बोलते हैं हम, फिलामेंट। और ये क्या होता है, एंथर या पराग कोश। तो ये जो पूरा भाग होता पुष्प में, इसे क्या बोलते हैं, पुमंग या नरजनन भाग। जब हम इसको अनुदैर्ध्य कटिंग के द्वारा देखते हैं तो ये कैसा दिखता है, इस टाइप से दिखता है और इनमें 4 लोब दिखाई देती हैं। एक लोब में कितने होते हैं, 2 थीका होते हैं, तो इसमें 4 परत दिखाई देती हैं। तो इसे क्या बोलते हैं हम, परागकोश की अनुप्रस्थ काट। तो आपको इसे अच्छे से डायग्राम बनाना और इसके बारे में लिखना भी होता है। तो हम देख लेते हैं इनमें कौन कौन सी परत होती हैं। 4 सबसे बाहरी परत होती है इसमें, इसे क्या बोलते हैं हम, बाह्य त्वचा, जो इसे क्या करती है, प्रोटेक्शन या सुरक्षा देने का काम करती है। और इसके अंदर वाली जो परत होती है उसे क्या बोलते हैं हम, अंतः स्तर। और एक सबसे अंदर वाली एक क्या होता है, स्पोरोजिनस टिश्यू होता है। उसके बाहर क्या होती है, एक टैपेटम परत होती है। और इसके अंदर वाली अंत्य परत और टैपेटम के बीच वाली जो परत होती है इसे क्या बोलते हैं हम, मध्य स्तर। और ये तीनों परत जो होती हैं ये क्या करती हैं, परागकोश को सुरक्षा प्रदान करने का काम करती हैं। एक अंत्य स्तर, बाह्य त्वचा और मध्य स्तर, तीनों जो होती हैं सुरक्षा प्रदान करने का काम करती हैं। और एक ये जो होती है स्पोरोजिनस के टिश्यू के बाहर, ये अंदर क्या है, स्पोरोजिनस, इसके बाहर जो ये वाली जो परत होती है इसे क्या बोलते हैं, टैपेटम। ये क्या करती है, इन्हें पोषण प्रदान करने का काम करती है। तो इसे क्या बोलते हैं हम, टैपेटम। या ऑप्शन में भी क्वेश्चन आ जाता है ऐसे कि पोषण प्रदान, 4 परत के नाम दे देंगे, निम्न में से बताइए कि पोषण प्रदान करने का काम किसका है। तो किसका होता है, टैपेटम का। तो इनमें 4 परत होती हैं, 3 परत सुरक्षा प्रदान करने का काम करती है और एक होती है अंदर वाली, मतलब स्पोरोजिनस टिश्यू के बाहर वाली, उसे क्या बोलते हैं हम, टैपेटम। ये पोषण प्रदान करने का काम करती है। तो ये एक परागकोश की संरचना है। फिर इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं, मतलब टिप्पणी लिखने को आ जाते हैं, उनकी आपको डेफिनेशन लिखनी होती है और एग्जाम्पल भी लिखने होते हैं, मतलब जिसमें जिस डेफिनेशन का एग्जाम्पल है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अनिषेक फलन। हम क्या करते हैं, मतलब सबसे पहले क्या होता है, एक वैज्ञानिक थे नोल, उन्होंने यह शब्द दिया था, तो इसे क्या बोलते हैं हम, अनिषेक फलन। एक वैज्ञानिक कौन थे, नोल, उन्होंने अगर अंडाशय में बिना निषेचन के क्या बन जाता, फल बन जाता, तो उसे क्या बोलते हैं हम, अनिषेक फलन। और ये जो फल होते हैं इन्हें क्या बोलते हैं हम, अनिषेक फलियां, फ्रूट। या मतलब फॉर एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं जैसे कि कौन कौन होते हैं, अंगूर होता, केला होता, अनानास। तो इसे हम क्या बोलते हैं, अनिषेक फल, फलियां फल। तो मतलब अनिषेक फलन क्या होता है, अंडाशय से बिना
ओवरी, मैंने आपको अंडाशय पढ़ाया था फूल में, तो अंडाशय क्या होता है, एक उभरा हुआ पार्ट होता, ये क्या होते हैं अंडाशय। उभरा हुआ पार्ट होता, और ये बीच में 3 पार्ट होते हैं इसमें, ये वाला होता स्टिग्मा, ये क्या होता है स्टाइल, और ये क्या होता ओवरी या अंडाशय। इसमें अगर बिना फर्टिलाइजेशन के या निषेचन के फल का निर्माण हो जाता तो इसे क्या बोलते हैं हम, अनिषेक फलन। और ऐसे फलों को हम क्या बोलते हैं, अनिषेक फलीय फल। और कौन कौन से होते हैं, अंगूर, केला, अनानास, फॉर एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद में नेक्स्ट पढ़ने वाले हम बहुभ्रूणता। कोई भी बीज है, इसमें बहुत सारे एक या एक से अधिक भ्रूण का निर्माण हो जाता तो इसे क्या बोलते हैं हम, बहुभ्रूणता। तो इस पर भी टिप्पणी लिखने को आ सकती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अच्छे से तैयार करने। एक बीजांड, एक जो बीजांड होता है या ओव्यूल होता हमारी ओवरी के अंदर, तो उसमें एक बीज जो होता ओव्यूल मतलब अंडाशय है, या बीजांड जो होता उसके अंदर एक या एक से अधिक भ्रूण का निर्माण हो जाता तो इसे क्या बोलते हैं हम, बहुभ्रूणता। अधिक भ्रूणों का उत्पन्न हो जाना क्या कहलाता, बहुभ्रूणता। एक वैज्ञानिक थे एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक ने 1791 में संतरे में बहुभ्रूणता को खोजा था। तो इसमें फॉर एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं, नींबू, संतरा, आम। तो इसे क्या बोलते हैं हम, बहुभ्रूणता। फिर इसके बाद में हम पढ़ने वाले हैं असंग जनन। वह प्रक्रिया लैंगिक जनन। लैंगिक जनन क्या होता, मतलब जब मादा और नर युग्मक आपस में मिलते हैं और युग्मनज का निर्माण होता तो उसे क्या बोलते हैं हम, लैंगिक जनन। या प्रतिस्थापन की ऐसी अलैंगिक विधि जिसमें बिना युग्मक के क्या होता है, यहाँ पर बीज बनता है तो इसे क्या बोलते हैं, असंग जनन। कुछ एस्टेरेसी कुल के पौधों में देखने को मिलता है, जैसे कि एस्टेरेसी में कौन कौन से पौधे आते हैं, जैसे कि गेंदा, कौन कौन से आते हैं, किसमें देख सकते हैं हम इसको, गेंदा, सूरजमुखी, और कुछ घासों में भी देख सकते हैं सूरजमुखी। तो इसे क्या बोलते हैं हम, असंग जनन। तो एस्टेरेसी कुल के कुछ पौधे क्या होते हैं, गेंदा होता है, सूरजमुखी होती है, उसमें हम इनको देख सकते हैं। तो इसे क्या बोलते हैं हम, असंग जनन। फिर इसके बाद में चैप्टर 2 से हम पढ़ने वाले हैं कुछ 2 नंबर वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे अंडाशय की अनुप्रस्थ काट, जो ओवरी होती है फीमेल की, उसकी अगर हम कटिंग करके देखते हैं अनुदैर्ध्य तो कैसी दिखती है, इस टाइप से दिखती है। इसमें बहुत सारी लेयर्स होती हैं। ओवरी जो होती है मादा की, मतलब जनन अंग का एक हिस्सा होती है। एक फीमेल में 2 ओवरी होती हैं, दोनों मतलब नीचे लगी हुई होती हैं, एक कुंडलित नलिका के, और एक कीप आकार की नलिका होती है, उसे घेरे रहती है, उसे पकड़े रहती है, ओवरी नीचे को नहीं गिर जाए। तो ओवरी जो होती है, एग का जो निर्माण होता है ओवरी के अंदर होता, और हर महीने एक फॉलिकल का निर्माण होता, तो इसे पुटिका का निर्माण होता हर महीने एक। तो वो क्या होती है, मतलब ओवरी जो होती है उसके अंदर ही रहते हैं अंडे, तो इसे क्या बोलते हैं हम, ओवरी। इसमें बहुत सारी लेयर्स दिखाई देती हैं, जैसे कि प्राइमरी पुटिका, फिर इसके बाद प्राइमरी पुटिका, और कुछ ये बाहर वाली जो लेयर होती है इसे सुरक्षा प्रदान करने का काम करती है, तो इसे बोलते हैं जनिक उपकला, और इसे घेरे रहती है। जोना रेडिएटा जो होता है ये निषेचन में हेल्प करता, ये जो परत होती है ये वाली, तो इसे क्या बोलते हैं हम, जोना रेडिएटा। और ये क्या करती है, जब निषेचन होता मेल और फीमेल युग्मक आपस में मिलकर फर्टिलाइजेशन या निषेचन करते हैं, तो यहाँ पर जोना रेडिएटा हेल्प करता है। फिर इसके बाद में बाह्य थीका, जो इसकी बाहर वाली जो परत होती है जोना रेडिएटा का, इसे क्या बोलते हैं, बाह्य थीका। जब हार्मोन का उत्पादन होता तो उसमें महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता, बाह्य थीका। तो एक एग का हर महीने निर्माण हो जाता। तो इसके बाद में कॉर्पस एल्बिकेंस जो होता, ये प्रोजेस्टेरोन और हार्मोन का स्राव कहाँ से होता, ओवरी से होता। और ये जो होता कॉर्पस एल्बिकेंस, तो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन जो हार्मोन होते हैं उसमें गिरावट लाने का काम किसका होता, कॉर्पस एल्बिकेंस का। और ये येलो पार्ट जो दिखाई दे रहा है आपको, इसको क्या बोलते हैं, कॉर्पस एल्बिकेंस। फिर इसके बाद में कॉर्पस ल्यूटियम, ये क्या करता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित करने का काम किसका होता, कॉर्पस ल्यूटियम। तो ओवरी जो होती है हमारी फीमेल के अंदर, तो अंडे का जो निर्माण होता है ओवरी के अंदर होता। तो आपको इसे बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर में डायग्राम बना सकते हैं, और इसके बारे में थोड़ा लिख देंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। तो बायोलॉजी में आपको अगर अच्छे नंबर लाने हैं तो डायग्राम पर भी फोकस करना पड़ेगा। फिर इसके बाद हम पढ़ने वाले मानव शुक्राणु। मानव शुक्राणु की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए, मतलब इसमें क्या करना, आपको डायग्राम भी बनाना अच्छे से 2 नंबर में, और इसके बारे में भी लिखना होता है। इसमें मेन 3 पार्ट होते हैं। सबसे ऊपर वाला भाग जो होता है इसे क्या बोलते हैं हम, हेड या सिर। तो इसके ऊपर एक भाग लगा हुआ होता है एक्रोसोम,
इसे क्या बोलते हैं हम, एक्रोसोम। और ये एक टोपी के आकार की संरचना होती है और इसकी बाहर की जो परत होती है जो इसे घेरे रहती है, इसे क्या बोलते हैं हम, प्लाज्मा झिल्ली से सुरक्षा प्रदान करने का काम करती है। एक्रोसोम के अंदर क्या होता है, एक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है जो एग को तोड़ने में भूमिका निभाता है, तो उसे क्या बोलते हैं हम, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। और कहाँ मिलता है, एक्रोसोम के अंदर। तो सबसे पहला जो भाग होता है शीर्ष होता है, इसमें 4 भाग होते हैं। सबसे पहला भाग शीर्ष, फिर उसके बाद में दूसरा भाग क्या होता है, एक गर्दन जो लगी हुई होती है, इसे क्या बोलते हैं हम, ग्रीवा। शीर्ष और मध्य भाग के नीचे एक भाग लगा हुआ होता है, इसे क्या बोलते हैं हम, ग्रीवा, जो क्या करती है, इसे सुरक्षा प्रदान करने का काम करती है शीर्ष को। तो ये क्या होता है, दूसरा पार्ट होता है। फिर इसके बाद में जो पूंछ होती है और ग्रीवा के बीच में एक भाग होता है, जिसे क्या बोलते हैं, ये थर्ड पार्ट होता है, इसे क्या बोलते हैं हम, मध्य भाग। तो ये क्या करता है, इसमें क्या होती है, बहुत सारी माइटोकॉन्ड्रिया होती हैं और ये ऊर्जा प्रदान करने का काम करती हैं। और इसके नीचे एक लंबी कुंडलित नलिका मतलब लगी हुई होती है, इसे क्या बोलते हैं हम, पूंछ। और ये क्या करती है, शुक्राणुओं को गति प्रदान करने का काम किसका काम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का। तो ये शुक्राणु की संरचना। और शुक्राणु जो होते हैं वो कहाँ बनते हैं, वृषण के अंदर, नरजनन भाग में कहाँ बनते हैं, वृषण के अंदर। तो इसे क्या बोलते हैं हम, मानव शुक्राणु की संरचना। तो आपको ये 2 नंबर में अच्छे से लिखनी है और इसका डायग्राम बनाना। फिर इसके बाद में नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं हम शुक्र जनन नलिका। शुक्र जनन नलिका जो होती हैं इनका निर्माण भी कहाँ होता है, वृषण के अंदर। और शुक्र जनन नलिकाएं जो होती हैं वो क्या करती हैं, शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं, तो इन्हें क्या बोलते हैं हम, शुक्र जनन नलिका। और वृषण के अंदर कुंडलित नलिकाएं होती हैं, इनको क्या बोलते हैं हम, शुक्र जनन नलिका। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको 2 नंबर में मिल जाएगी। इसके बीच में ये खाली खाली रेड रेड जो स्थान होता है, इनको क्या बोलते हैं, अंतराली कोशिकाएं। और ये लीडिंग कोशिकाएं भी होती हैं इसमें, ये यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहे हैं इन्हें क्या बोलते हैं, शुक्राणु, ठीक है। और ये स्पर्मेटोगोनिया होती हैं, सर्टोली कोशिकाएं जो होती हैं, और ये अंतराली कोशिकाएं। तो इनके अंदर ही वृषण मतलब शुक्राणुओं का निर्माण होता है, तो इसे क्या बोलते हैं हम, शुक्र जनन नलिका। फिर इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं चैप्टर 3 से, परिवार नियोजन। परिवार नियोजन मतलब परिवार नियोजन में हम क्या करते हैं, बच्चों की कम संख्या रख के परिवार को सीमित रखने के लिए हम एक मतलब परिवार नियोजन की योजना बनाते हैं। तो इसे क्या बोलते हैं हम, फैमिली प्लानिंग या परिवार नियोजन। कभी कभी क्या होता है, कुछ घरों में ज़्यादा बच्चे होते हैं, मतलब उन्हें खान पान और उनकी पढ़ाई के लिए और उन्हें रहन सहन के लिए भी अच्छे से सुविधा नहीं मिल पाती। अगर कम बच्चे होंगे तो हम अच्छे से उन्हें पढ़ा लिखा लेंगे और अपने परिवार की अच्छे से एक योजना बना लेंगे, तो उसे क्या बोलते हैं हम, परिवार नियोजन। मतलब कम बच्चों की संख्या रख के एक सीमित परिवार रख सकते हैं हम। तो परिवार नियोजन, परिवार कल्याण का वह भाग जिसमें क्या करते हैं हम, इसके अंतर्गत परिवार में बच्चों की संख्या को निश्चित करके परिवार के कल्याण की योजना बनाई जाती है। तो इसे क्या बोलते हैं हम, परिवार नियोजन या फैमिली प्लानिंग के नाम से भी जानते हैं। फिर इसके बाद में पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, सरोगेट माता पर टिप्पणी लिखिए। कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ दंपति ऐसे होते हैं कि संतान उत्पन्न नहीं कर पाते, तो एक टेक्निक होती है, उसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, बच्चे पैदा कर सकते हैं। मतलब एक सरोगेट माता जो होती है उसके गर्भाशय में हम भ्रूण को रोपित कर देते हैं और वो क्या करती है, 9 महीने बाद एक बच्चे को जन्म देती है। तो इसे क्या बोलते हैं हम, सरोगेट माता। और किस तकनीक के द्वारा, एक सहायक जनन प्रौद्योगिकी होती है, इस तकनीक के द्वारा बच्चे पैदा कर सकते हैं जिनके बच्चे नहीं होते। इसे क्या बोलते हैं, ARTB बोलते हैं। इसका पूरा नाम भी लिखने को आ जाता है बोर्ड एग्जाम में। अभी प्री बोर्ड एग्जाम हुए हैं तो उसमें भी फुल फॉर्म लिखने को आई थी। तो इसे क्या बोलते हैं, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी भी बोल सकते हैं हम इसको, रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के भी नाम से जानते हैं। तो आपको इसकी पूरा नाम भी लिखना है, ऐसा नहीं कि हमें हिंदी में लिखनी है, आप कुछ भी लिख दें, चाहे आप हिंदी में लिख दें या इंग्लिश में, एक ही बात है। ऐसा नहीं कि हमें ये भी लिखनी है हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, चाहे आप इसको लिख दें या इसको लिख दें, ठीक है। तो कौन सी तकनीक होती है जिससे हम बच्चे पैदा कर सकते हैं, ART या असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, या हिंदी में क्या बोलते हैं, सहायक जनन प्रौद्योगिकी। मतलब एक सामान्य माता होती है, उसके यूटेरस या गर्भाशय में क्या करते हैं हम, एम्ब्रियो को रोपित कर देते हैं, ट्रांसफर उसके अंदर। तो फिर उसके बाद में एक बच्चे का जन्म होता, तो उसे क्या बोलते हैं, जो माता बच्चे को जन्म देती है उसे क्या बोलते हैं, सरोगेट माता। फिर इसके बाद में नेक्स्ट है, मेंडेल के प्रभाविता नियम को समझाइए। मेंडेल जो थे, इन्होंने मटर के पौधे पर प्रयोग करके 7 साल तक 3 नियम दिए थे, तो इसे क्या बोलते हैं, मेंडेल के नियम या वंशागति के नियम भी बोलते हैं। तो मेंडेल का सबसे पहला नियम है प्रभाविता का नियम।
उन्होंने बताया था कि जब शुद्ध लंबे पौधे, उसे किससे शो करते हैं हम, कैपिटल टी, और जब शुद्ध बौने पौधे तो इसे किससे शो करेंगे हम, स्मॉल टी से। और इनके गैमीट बना लो, एक टी इधर से ले लो और एक टी इधर से, तो ये क्या बन जाते हैं, गैमीट। तो इन दोनों का हम क्या करा देंगे, क्रॉस करा देंगे। तो हम देखेंगे कि पहली पीढ़ी जो तैयार होती है, ये जो हमने फसल उगाई है दोनों पौधों की, तो इसमें पहली पीढ़ी जो हमारी तैयार होती है, तो सारे पौधे कैसे मिलते हैं हमें, संकर लंबे, क्योंकि बोना पौधा जो होता है ये अपना प्रभाव नहीं दिखा पाता। तो सारे लंबे पौधे होते हैं, पर कैसे होते हैं, बोनेपन की भी इनमें मिक्सिंग होती है। तो बोने जो मतलब मिक्स जो होती है दोनों चीज, मतलब लंबा भी बोना भी, दोनों मिक्स पौधे होते हैं, होते लंबे पर क्या होते हैं, संकर। तो मिक्सिंग जो होती है दोनों की, तो इसे क्या बोलते हैं हम, संकर लंबे पौधे। तो सारे पहली पीढ़ी में कैसे पौधे मिलते हैं हमें, लंबे। और इनका हम जीनोटाइपिक रेशियो देखते हैं तो क्या आता, 1:2:1, और फिनोटाइपिक रेशियो क्या आता, 3:1। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं हम, मेंडेल का पहला नियम। मतलब जो लंबे पौधे हैं, बोने पौधे, अपना प्रभाव नहीं दिखा पाते, तो इसे क्या बोलते हैं हम, मेंडेल का पहला नियम। जब शुद्ध लंबे पौधे, इन्हें हमने किससे शो किया, कैपिटल टी, और शुद्ध बोने पौधे के बीच हमने क्या कराया, क्रॉस। शुद्ध लंबे पौधे को किससे शो किया, कैपिटल टी, और शुद्ध बोने पौधे को, शुद्ध बोने पौधे को किससे शो किया, स्मॉल टी, और दोनों के बीच हमने क्या करा दिया, क्रॉस। इनके पहले गैमीट या युग्मक बना लिए, फिर इसके बाद में हमने क्रॉस करा दिया। तो इसमें बोनापन जो है, मतलब लंबापन जो है, उसे क्या बोलते हैं, लंबेपन को प्रभावी, और जो दिखाई देता, और बोनापन क्या होता, दिखाई नहीं देता, इसे क्या बोलते हैं, अप्रभावी। तो इस नियम को छुपा रहता, इसे क्या बोलते हैं हम, अप्रभावी, जो दिखाई नहीं देता, तो इसे क्या बोलते हैं हम, प्रभाविता का नियम। तो इसका रेशियो क्या आता, अगर हम देखते हैं तो 3:1। फिनोटाइपिक रेशियो क्या आएगा, 3:1, और जीनोटाइपिक क्या आएगा, 1:2:1, ऑप्शन में भी आ जाता। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको लर्न करना 2 नंबर में। फिर इसके बाद में हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं टर्नर सिंड्रोम और क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की हमें क्या करनी है, संख्या बतानी है। अगर कोई भी ह्यूमन है, आपने देखा होगा कि 23 जोड़े होते हैं, 23 जोड़े में एक जोड़े में 2 क्रोमोसोम होते हैं, और इसमें टोटल कितने होते हैं, 46 गुणसूत्र। मतलब अगर हमारी बॉडी के अंदर कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 46। अगर एक क्रोमोसोम ज़्यादा हो जाता या एक क्रोमोसोम कम हो जाता तो बहुत सारे अनुवांशिक विकार हो जाते हैं। तो जैसे कि टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम, तो इसमें गुणसूत्रों की संख्या घट जाती है या बढ़ जाती है, तो इसकी कमी के कारण बहुत सारे सिंड्रोम हो जाते हैं। तो टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है, 45। तो इसमें क्या हो जाता है, एक कम हो जाता, कितनी हो जाती है, 45। तो टर्नर सिंड्रोम हो जाता। अगर एक संख्या बढ़ जाती है तो क्या हो जाता है, क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम। अगर 46 में एक क्रोमोसोम्स की संख्या क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, तो इसे क्या बोलते हैं हम, क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम। अगर हमारी बॉडी के अंदर क्रोमोसोम एक घट जाता या बढ़ जाता तो हमें बहुत सारे अनुवांशिक विकार हो जाते हैं, तो इन्हें क्या बोलते हैं। अगर एक संख्या कम हो जाएगी क्रोमोसोम की तो क्या हो जाता है, टर्नर सिंड्रोम। अगर एक संख्या ज़्यादा हो जाती है तो क्या हो जाता है, क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम। फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। वर्णात्ता, वर्णात्ता जो होती है इस पर टिप्पणी लिखने को आ जाती है 2 नंबर में। तो इस पर हमें क्या करनी है, टिप्पणी लिखनी है। तो एक्स क्रोमोसोम जो होता है हमारी बॉडी के अंदर क्या होते हैं, मेल में XY क्रोमोसोम्स होते हैं, और फीमेल में क्या होते हैं, XX क्रोमोसोम। एक्स क्रोमोसोम जो होता इसमें क्या होता, एक्स लिंग सहलग्न अप्रभावी विकार नेत्र, जो हमारी आंखें होती हैं, हमें क्या होता, मतलब लाल और हरे अंधेपन में हम पहचान नहीं कर पाते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं हम, वर्णात्ता। अगर हमारे सामने कोई लाल और हरा रंग एक साथ मिल जाए तो हम उसमें पहचान नहीं कर पाएंगे कि ये लाल है ये हरा, तो इसे क्या बोलते हैं हम। और ये किसके कारण होता है, एक्स क्रोमोसोम के कारण, तो इसे क्या बोलते हैं हम, लाल हरा अंधापन भी बोलते हैं या वर्णात्ता। तो इस रोग को लाल हरा अंधापन भी कहा जाता है। फिर इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, हीमोफीलिया को ब्लीडर रोग क्यों कहते हैं। कभी कभी आपके चोट लग जाती है कहीं भी तो ब्लड बहना स्टार्ट हो जाता, मतलब ब्लड बहना चालू हो जाता और वहाँ पर रुकता नहीं है। ब्लड का क्या होता है, थक्का नहीं बनता है, तो मतलब बहता चला जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं हम, ब्लीडर रोग। हीमोफीलिया को क्या बोलते हैं हम, ब्लीडर रोग। हीमोफीलिया रोग में रुधिर का थक्का बनने से संबंधित एक प्रोटीन होती है, क्या होती है, एकल प्रोटीन। इसके कारण क्या होता है, रुधिर का थक्का बन जाता, पर 100 में या एक मतलब
1000 में 200 में एक आध व्यक्ति ऐसा मिल जाता है, ऐसा नहीं कि सबका रुधिर का थक्का नहीं बनता। तो इसे क्या बोलते हैं हम, हीमोफीलिया को ब्लीडर रोग भी कहते हैं, क्योंकि लगातार खून बहता रहता है इसमें। तो जब लगातार हमारी बॉडी से खून बहेगा तो मतलब पूरी बॉडी का ब्लड निकल जाएगा, तो हमारी एक टाइम में जाकर मृत्यु भी हो जाती है। तो इसे क्या बोलते हैं हम, हीमोफीलिया को ब्लीडर रोग के भी नाम से जानते हैं। इसके कारण रोगग्रस्त व्यक्ति के शरीर की छोटी सी चोट से भी रुधिर बहना बंद नहीं होता। तो इसे क्या बोलते हैं हम, इस कारण ही इसे ब्लीडर रोग भी कहते हैं। फिर इसके बाद में हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर से 2 नंबर वाले क्वेश्चन। फिर इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं चारगाफ नियम क्या, चैप्टर 5 से। तो ये भी आपको 2 नंबर में मिल जाएगा, या तो इसकी डेफिनेशन लिखने को आ जाती है या इस पर क्वेश्चन भी आते हैं, आपको करने होते हैं। तो चारगाफ नियम क्या है, डीएनए। डीएनए जो होता है उसमें 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड मिलते हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थाइमिन। तो कौन कौन से मिलते हैं, एडेनिन और थाइमिन। इन्हें किससे शो करते हैं हम, एडेनिन को ए से और थाइमिन को टी से। और पिरिमिडिन जो होती है, गुआनिन और साइटोसिन आते हैं इसमें। तो डीएनए में 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड होते हैं, तो प्यूरिन और पिरिमिडिन की जो अमाउंट या मात्रा होती है वो मतलब बराबर होती है। तो उसी क्या बोलते हैं हम, चारगाफ नियम। हमेशा इनका मान जो होता है समान रहता, मतलब इन चारों का। अगर एडेनिन जितनी परसेंट होगी इतनी परसेंट क्या होगी थाइमिन की, और जितने परसेंट गुआनिन की होगी इतनी किसकी होगी, साइटोसिन की। तो इसका फॉर्मूला होता अकॉर्डिंग टू चारगाफ, चारगाफ के नियम के अनुसार A+T G+C A+T अपॉन G+C इक्वल 1। इसे हम मान भी सकते हैं, नहीं भी। तो ये इसका फॉर्मूला होता है। इस पर ही हम क्वेश्चन भी कर सकते हैं, तो आपको यह डेफिनेशन लिखने को आ जाएगी, या फिर क्या आ जाता है इस पर क्वेश्चन। अभी आगे मैं एक क्वेश्चन कराकर दिखाऊंगी किस टाइप से इस पर क्वेश्चन होते हैं। तो जितनी मात्रा एडेनिन की होती है उतनी किसकी होगी, थाइमिन की, और जितनी गुआनिन की होती है उतनी किसकी होगी, साइटोसिन की। तो इसे क्या बोलते हैं हम, चारगाफ नियम। तो प्यूरिन में इसे हम किससे शो करते हैं, एडेनिन से। ए जो होता है इसे किससे शो करते हैं हम, एडेनिन। और टी को किससे शो कर सकते हैं हम, थाइमिन से। इधर लिख देती हूँ, एडेनिन को हम किससे शो कर सकते हैं, ए से। और टी को किससे शो करते हैं हम, थाइमिन से। और गुआनिन को किससे शो कर सकते हैं, जी से। तो गुआनिन। और सी को किससे शो करते हैं हम, साइटोसिन। तो जितनी मात्रा एडेनिन की होगी उतनी किसकी होगी, थाइमिन की। जितनी गुआनिन की होगी उतनी किसकी होगी, साइटोसिन की। तो इनका जो अनुपात है हमेशा समान रहता, तो इसे क्या बोलते हैं हम, चारगाफ नियम। तो हम इस पर हम एक क्वेश्चन भी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर ये चारगाफ पर ही आधारित क्वेश्चन है, चारगाफ नियम पर ही। तो यदि डीएनए में थाइमिन कितने परसेंट है, 20%। थाइमिन कितने परसेंट दे रखी है, 20%। तो यहाँ पर क्या पूछा, साइटोसिन, गुआनिन, एडेनिन कितने कितने परसेंट होती है, मतलब तीनों की मात्रा पूछी है। तो हम अभी करेंगे इस क्वेश्चन को। तो थाइमिन की मात्रा पूछी है यहाँ पर, और किसकी पूछी है, साइटोसिन की, और किसकी पूछी है, गुआनिन। अगर हमें एक की मात्रा मिल जाए क्वेश्चन में तो हम तीनों की मात्रा निकाल सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम तीनों की नहीं निकाल सकते, या एक की भी पूछ लेगा बोर्ड एग्जाम में, या 2 की या 3 की, मतलब एक की अमाउंट मिल जाएगी तो हम सारों की बता सकते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, A+T अपॉन G+C। तो हमें किसकी अमाउंट दे रखी है, थाइमिन की। कितनी दे रखी है, 20%, 20%। हमें देखनी है 100 में। कितने में देखनी है, 100 में। तो जितने परसेंट थाइमिन की है तो उतने परसेंट किसकी होगी, एडेनिन की। तो एडेनिन की भी कितनी होगी, 20%। कितने परसेंट होगी, 20%। तो एडेनिन की भी कितने परसेंट मात्रा होगी, 20%। तो टोटल कितना हो गया, 100% में से -40 कम कर दो तो कितना बचा, 60। कितना बचा, 60 या 60%। तो अब हमें बतानी है गुआनिन और साइटोसिन की। तो इसमें से आधा आधा कर लो, तो 30% किसकी हो जाएगी, साइटोसिन की, और 30% किसकी हो जाएगी, गुआनिन की। तो हमारी अमाउंट कितनी आ जाएगी तीनों की, थाइमिन की कितने परसेंट आ जाएगी,
थाइमिन की कितने परसेंट आ जाएगी 20% और गुआनिन की 30% और साइटोसिन की कितने परसेंट आ जाएगी 30%। तो हमें एक की मात्रा मिल रहा है यहाँ पर, तो हम 3 की भी निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें देखनी है 100 में, तो यहाँ पर सबकी मात्रा निकाल सकते हैं। तो इस टाइप से क्वेश्चन भी आ सकता है आपको, या फिर हमें फॉर्मूला भी लिखने को आ सकता है, इसका मतलब डेफिनेशन के द्वारा। तो आपको 2 नंबर में मिलेगा, आप कुछ भी कर दें, मतलब बहुत ईजी है इस पर भी क्वेश्चन भी। तो आप ये क्वेश्चन भी कर सकते हैं। फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूक्लियोसोम का नामांकित चित्रण बनाइए। एक न्यूक्लियोसोम जो होता, इसका क्या करना, हमें नामांकित चित्र बनाना। एक न्यूक्लियोसोम जो होता है इसे क्या करना, हमारा डीएनए जो होता उस पर उसे लपेटना। जैसे कि ऊन का गोला होता है उस पर हम ऊन लपेट देते हैं, तो उस टाइप से हमें इसे लपेटना। तो 5 प्रकार की प्रोटीन होती है, तो उसमें 4 प्रकार की प्रोटीन जो होती है उसके हम 2-2 पीस लेकर इस पर लपेटने चालू कर देते हैं। तो क्या बन जाता है, एक हिस्टोन ऑक्टामर या हिस्टोन अष्टक भी बोलते हैं। जब हम इस पर लपेट लेते हैं 2-2 पीस, एक प्रोटीन के 2-2 पीस, जिसे क्या बोलते हैं हम हिस्टोन प्रोटीन। H1 जो प्रोटीन होती है इसे नहीं लपेटते हम, ठीक है। और इन्हें जोड़ने का जो काम करता है तो इसे क्या बोलते हैं हम लिंकर डीएनए। यहाँ से यहाँ तक की जो इनकी अणुओं की लंबाई होती है तो इसे क्या बोलते हैं, इसकी चौड़ाई कितनी होती है 6 नैनोमीटर, और हिस्टोन अणुओं की कुल लंबाई कितनी होगी 10 नैनोमीटर। तो मतलब 4 प्रकार की प्रोटीन होती, 5 प्रकार की है, क्योंकि H1 प्रोटीन को हम इस पर लपेटते नहीं है। तो 4 प्रकार की जो प्रोटीन होती हैं उनके 2-2 पीस बना लेते हैं, तो कितने हो जाते हैं 8 पीस, और हम इस पर लपेट देते हैं। तो क्या बन जाता है, एक हिस्टोन अष्टक, और जिन्हें जोड़ने का काम करता है तो उसे क्या बोलते हैं हम लिंकर डीएनए। तो ये हमारा एक क्या बन जाता है न्यूक्लियोसोम की स्ट्रक्चर। तो इसे भी आपको अच्छे से तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए। फिर इसके बाद में पढ़ने वाले हैं हम सेंट्रल डोग्मा। एक फ्रांसिस मतलब वैज्ञानिक थे क्रिक, उन्होंने बताया था सेंट्रल डोग्मा के बारे में। जो डीएनए से डीएनए को जो सूचना जाती है तो इसे क्या बोलते हैं हम द्विगुणन। अगर डीएनए से डीएनए को जो सूचना जाती है, मतलब इसका जो प्रवाह होता है एक ही दिशा में होता, तो डीएनए से डीएनए को जो जाती है सूचना, इसे क्या बोलते हैं हम द्विगुणन। क्या बोलते हैं, द्विगुणन या रेप्लिकेशन बोलते हैं। अगर हम डीएनए से डीएनए को सूचना भेजते हैं, फिर इसके बाद में सूचना कहाँ चली जाती है एमआरएनए को। आरएनए 3 प्रकार के होते हैं, उसका एक पार्ट होता है ये एमआरएनए। तो 3 प्रकार के होते हैं, टीआरएनए, आरआरएनए और क्या होते हैं, आरएनए के 3 पार्ट होते हैं। एक होता टीआरएनए और एक होता एमआरएनए और एक होता आरआरएनए। तो इसका जो पूरा नाम होता है इसे बोलते हैं ट्रांसफर आरएनए, और इसका होता है मैसेंजर आरएनए, इसे क्या बोलते हैं राइबोसोमल आरएनए। तो हमें सूचना भेजनी है तो हम कौन सा वाला आरएनए लेंगे, एमआरएनए। तो इसे क्या बोलते हैं हम एमआरएनए या मैसेंजर आरएनए। तो सूचना डीएनए से कहाँ चली जाती है एमआरएनए में। तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। फिर इसके बाद में सूचना कहाँ चली जाती है एमआरएनए से प्रोटीन को, तो इसे क्या बोलते हैं हम अनुवादन। बहुत सारी प्रोटीन जुड़कर एमाइनो एसिड जुड़कर क्या बना लेते हैं प्रोटीन, तो इसे क्या बोलते हैं हम अनुवादन। तो इसमें सूचना का प्रवाह एक दिशा में ही होता है, तो इसे क्या बोलते हैं हम सेंट्रल डोग्मा। एक वैज्ञानिक थे क्रिक, उन्होंने सन 1958 में बताया था कि जो सूचना का प्रवाह होता वो क्या होता एक दिशा में होता, और सूचना का प्रवाह एक दिशात्मक होता, और डीएनए से सूचना कहाँ चली जाती है ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा एमआरएनए को चली जाती है, और एमआरएनए से कहाँ चली जाती है प्रोटीन को। तो इसे क्या बोलते हैं हम आणविक जीव विज्ञान का सेंट्रल डोग्मा बोलते हैं। और ये अलग अलग भी आ जाती हैं, जैसे कि प्रोटीन जो संश्लेषण की क्रिया है 5 नंबर में लिखने को आ जाएगी, वो प्रोटीन बनाने की समझाइए, प्रोटीन संश्लेषण। या फिर ऐसा आ जाती है हमें मतलब अनुवादन की जो क्रिया उसे समझाइए, या फिर अनुलेखन की क्रिया विधि को समझाइए। इस टाइप से भी मिल सकती है, क्योंकि इन्हें आगे जाकर डिटेल में भी पढ़ना होता है। तो आपको 2 नंबर में सेंट्रल डोग्मा इस टाइप से मिलेगा, तो आप इतना कर सकते हैं 2 नंबर मिल जाएंगे। फिर इसके बाद में नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं हम उत्परिवर्तन। अगर कुछ जीवधारी होते हैं, मतलब जीवधारी होते हैं, उनकी बॉडी में जो मतलब उत्परिवर्तन हो जाते हैं, कुछ चेंज आ जाते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं हम उत्परिवर्तन। मतलब उनके जो लक्षण होते हैं उसके आधार पर जो उनमें परिवर्तन हो जाते हैं, आनुवांशिक
पदार्थ में रासायनिक परिवर्तनों के कारण जीवधारियों में लक्षणों का निर्धारण होता, मतलब और उसमें परिवर्तन हो जाते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं हम, उत्परिवर्तन। एक वैज्ञानिक थे ह्यूगो डी व्रीज, उन्होंने उत्परिवर्तनवाद दिया था। फिर इसके बाद में पढ़ने वाले हम जीवाश्म। कोई भी जीव या पेड़ पौधे बहुत समय पहले पृथ्वी के नीचे दब गए थे, तो उनके जो अवशेष है हमें चट्टानों पर मिलते हैं, मतलब उनके कंकाल के और पेड़ पौधों की जो उनकी पार्ट्स होते हैं, मतलब अंग होते हैं उनके, तो उसे क्या बोलते हैं हम, जीवाश्म। जो ऐसे जीव जो पृथ्वी पर थल या जल, मतलब जो या तो मिट्टी मतलब जमीन पर भी मिल सकते हैं या कहाँ मिल सकते हैं, पानी में, पुरातन कालों में फले फूले थे, मतलब पहले करोड़ों वर्ष पहले की बात है, तो अब उनके अवशेष हमें कहाँ मिलते हैं, चट्टानों पर देखने को मिलते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं हम, जीवाश्म। फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, अवशेषी अंग। ऐसे अंग जो मतलब या तो अविकसित हो गए या कार्य विहीन हो गए, मतलब जो कार्य करने में सक्षम नहीं होते और खत्म हो जाते हैं, तो ऐसे अंगों को हम क्या बोलते हैं, अवशेषी अंग। जैसे कि पहला जो ह्यूमन था उनमें पूंछ होती थी, और एक कान की हड्डी के पास एक कण, मतलब क्या होती थी, एक कण पल्लव होते थे, मतलब उसकी पेशियां होती थी, तो उनसे काम करना बंद कर दिया, तो वो क्या हो गए, गायब हो गए, तो इन्हीं क्या बोलते हैं हम, अवशेषी अंग। जंतुओं में पाए जाने वाले कुछ कार्य विहीन या अविकसित या अनावश्यक अंग जो होते हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं हम, अवशेषी अंग। जैसे कि कृमि रूपी परिशेषिका या पूंछ की कशेरुकाएं, जैसे पहला जो ह्यूमन था उसमें पूंछ मिलती थी, या कण पल्लवों की पेशियां आदि देख, मतलब फॉर एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं। फिर इसके बाद में नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, निम्नलिखित की तुलना करनी है। कपि और मानव में अंतर बताना आपको, तो ये भी आपको 2 नंबर में मिलेगा। तो कपि क्या होता है, इसमें पूंछ का अभाव होता, कपि जो होते हैं मतलब, और मानव, कपि बंदर टाइप जो होते हैं उन्हें बोलते हैं कपि, तो उसमें पूंछ भी होती है, और इसमें पूंछ का, इनमें भी पूंछ का अभाव होता, जो पहला मनुष्य था उसमें भी पूंछ होती थी। फिर इसके बाद में इसकी जो आगे की टांगें क्या होती हैं, लंबी होती हैं और घुटनों के नीचे तक पहुंचती हैं, और इसकी जो आगे की टांगें होती हैं छोटी होती हैं और घुटनों के ऊपर ही रहती हैं। फिर इसके बाद में नेक्स्ट है, इसकी भौहें मोटी होती हैं और ऊंची, और इसकी मानव की क्या होती हैं, पतली होती हैं और अपेक्षाकृत आंखों के पास ही होती हैं। तो आपको इन्हें डिफरेंस बताना, मतलब इसमें अंतर या तुलना करनी है, तो आप बता सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इनसे बाहर कुछ नहीं मिलेगा 2 नंबर में, आप इन्हें अच्छे से तैयार कर लें। ओके, थैंक यू।